नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ करंट अफेयर की नई क्लास में लेकर आप सभी लोगों के सामने एक बार फिर से। दोस्तों, आने वाले 1 घंटे में हम करंट के 10 सवाल देखेंगे जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। हर रोज की तरह एक बार फिर से एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ। ये मोटिवेशन कोटेशन जो आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा और अपने लक्ष्य के प्रति आपको प्रेरित करेगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों, दुनिया में एक ही लक्ष्य पाने का सबसे आसान तरीका है कोशिश। आपकी कोशिश जितनी शानदार होगी, लक्ष्य उतनी ही जल्दी आपके पास होगा। दोस्तों, हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है या बचपन में होते हैं, लेकिन वो किस लिए पीछे रह जाते हैं? क्योंकि वो किसी काम को करने में या उसकी शुरुआत करने से घबराते हैं। लेकिन एक बंदा जो उतना टैलेंटेड नहीं है, लेकिन बार बार प्रयास करने से वो एक दिन सफलता को पा लेता है। तो सफलता की मूल कुंजी हुई प्रयास, आपकी कोशिश। कोशिश जितनी आप दम से करोगे, उतनी ही जल्दी सफलता को प्राप्त कर लोगे। तो दोस्तों, ये कोशिश हमें हर रोज करनी है अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए। इससे बोर नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की कोशिश क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में कौन सा सम्मान ओमान से प्राप्त हुआ है? दोस्तों, मैंने आपको हमारे पीएम मोदी जी के बारे में बताया था। हमारे पीएम मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर थे। 3 देशों की यात्रा। इन 3 देशों की यात्रा इन्होंने शुरू की थी जॉर्डन से। जॉर्डन के बाद ये पहुंचे थे इथोपिया, और इथोपिया के बाद अब ये आए हैं ओमान में। दोस्तों, इथोपिया के बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी राजधानी अदीस अबाबा है और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बचता है वो है कि जो इथोपिया है, इसने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अपना जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया है। नागरिक सम्मान दिया पीएम मोदी को। किसको दिया है? तो पीएम मोदी जी को दिया है। अब इस सम्मान का नाम क्या है और ये किसके द्वारा दिया गया है? आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये इस सम्मान का नाम है ग्रेट ऑनर ऑफ निशान। ये क्या है? ग्रेट ऑनर निशान। ये इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब ये हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया, लेकिन दिया किसके द्वारा गया? तो ये इथोपिया के जो पीएम है, इथोपिया के पीएम प्रधानमंत्री, और जिनका नाम है अबी अहमद। इनका नाम है डॉक्टर अबी अहमद। तो डॉक्टर अबी अहमद द्वारा ये पुरस्कार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को हाल ही में दिया गया है। अब इस यात्रा के बाद ये तो हो गई इथोपिया की बात। अब हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं ओमान। ओमान जिसकी राजधानी मस्कट है। क्या राजधानी है इसकी? तो मस्कट इसकी राजधानी है, ये आप याद रखेंगे। अब ओमान पहुंचते हैं। ओमान पहुंचकर हमारे प्रधानमंत्री जी वहां के सुल्तान से मिलते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी पीएम मोदी प्लस जो यहाँ के सुल्तान है, और यहाँ के सुल्तानों के बड़े लंबे लंबे नाम होते हैं। पता ना किस किस के जोड़ के नाम बना देते हैं। अरे भाई, इनको समझाओ, हमें करंट अफेयर में ये नाम याद रखने पड़ते हैं, है कि नहीं? तो सुल्तान हैथम बिन तारिक, सुल्तान हैथम बिन तारिक। तो किसे याद रखेंगे? ये सुल्तान है जो बिना तारीख का सुल्तान है। इससे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मिलते हैं। अब जब ये दोनों मिलते हैं तो इनकी उपस्थिति में क्या होता है? एक समझौता होता है दोनों देशों के बीच। भारत और ओमान दोनों क्या करते हैं? एक समझौता करते हैं। और इस समझौते को किस नाम से जाना गया? इस समझौते को नाम से जाना गया CPEA। CEPA किस नाम से? CEPA। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? पहले आप हिंदी में जान लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। ठीक है, व्यापक का मतलब हुआ इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव।
कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, किस किस के बीच हुआ? तो भारत और ओमान के बीच हुआ। कब हुआ? जब भारत के प्रधानमंत्री ओमान की यात्रा पर मिलते हैं उनके सुल्तान बिन तारिक से। लेकिन क्या इन्होंने हस्ताक्षर किए? बिल्कुल नहीं किए। इस पर हस्ताक्षर किसने किए? इस पर हस्ताक्षर यानी साइन किसने किए? तो यहां पर भारत के जो वाणिज्य मंत्री हैं, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, और उनका नाम क्या है हमारी तरफ से? पीयूष गोयल जो हमारे मंत्री जी हैं, उन्होंने इस पर साइन किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की ओर से इस पर हस्ताक्षर किए। वहीं उनकी तरफ से हस्ताक्षर किसने किए? तो इनकी तरफ से जो हस्ताक्षर करने वाले हैं वो इनके यहाँ के मंत्री हैं और उनका नाम है कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ। इनका नाम क्या है? कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ। ठीक है, बिना कैस वाले जो मोहम्मद यूसुफ हैं उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। किसकी ओर से? तो ओमान की ओर से उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये समझौता किस लिए महत्वपूर्ण है आगे देख लेते हैं। तो अगर मैं इस समझौते की बात करूं, पहले ये समझौते की इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझिए कि ये जो ओमान है, काला पहन लेते हैं, काला आपको पसंद है, काला काला कहे गुजरी। ओमान, ये जो ओमान है इसने लगभग 20 साल बाद कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ओमान ने 2006 में इससे पहले यूएसए के साथ एफटीए साइन किया था। अब 2006 के बाद और 2026 लगभग शुरू होने वाला है, तो 2025 दिसंबर में भारत के साथ सीईपीए, ये भी एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसको भारत के साथ हस्ताक्षर किया है। तो एक तो इस वजह से महत्वपूर्ण है। दूसरा किस वजह से महत्वपूर्ण है कि भारत ने अभी क्या किया था, इसी साल 2025 में ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए किया था, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। यानी इस साल में भारत का ये दूसरा एग्रीमेंट है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। ईयू के बारे में भी जान लेते हैं। यूरोपियन यूनियन, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को मैस्ट्रिच की संधि के दौरान हुई। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? तो 27 इसमें वर्तमान में सदस्य हैं। कभी इंग्लैंड यानी यूके भी इसका सदस्य हुआ करता था, लेकिन वो ब्रेक्जिट एक प्रक्रिया के दौरान इससे बाहर हो गया, यानी उसने उसको छोड़ दिया। अब इसमें देख लेते हैं कि इसके प्रावधान क्या है। लेकिन प्रावधान से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो ओमान है ये भारत के साथ प्रति वर्ष 10 अरब डॉलर का व्यापार करता है। 10 अरब यूएस डॉलर का व्यापार करता है, यानी भारत के साथ इसका अच्छा खासा व्यापार है। ये किस चीज का व्यापार करता है? तो इससे हम ज्यादातर तेल ही लेते हैं। लगभग 4 अरब डॉलर का हम इसको भेजते हैं और 6 अरब डॉलर का हम इससे मंगाते हैं, यानी 2 अरब डॉलर हम इससे ट्रेड डेफिसिट में है, यानी व्यापार घाटे में है। देखो, जितना हम सामान किसी देश से मंगाते हैं और जितना भेजते हैं, जितना अगर हमने कम भेजा और ज्यादा मंगाया तो ये व्यापार घाटा कहलाता है। तो 2 अरब डॉलर के हम इससे व्यापार घाटे में रहते हैं। ठीक है, अब इस समझौते में क्या किया गया है? तो जो भारतीय वस्तुओं के लिए अभूतपूर्व बाजार पहुंच है और लाभान्वित क्षेत्र होंगे, जैसे वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, जूते, रत्न आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस आदि को, ऑटोमोबाइल को इसमें फायदा होने वाला है। यानी मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि भारत से जो वहां पर वस्तुएं जाएंगी उनके 98% जो वस्तुएं होंगी उन पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला। यानी भारत की जो वहां पर वस्तुएं जाएंगी अगर उन पर टैक्स नहीं लगेगा तो ओमान के लोगों को वो वहां पर सस्ता पड़ेगा और भारत के माल की वहां पर मांग बढ़ेगी। तो भारत के लिए तो विन विन सिचुएशन होगी। उसके बाद टैरिफ प्रतिबद्धताएं वो खत्म हो जाएंगी, जैसे मैंने आपको बताया। तीसरा क्या है? सेवाओं में ऐतिहासिक प्रतिबद्धताएं। ओमान की पहली, हमारे यहाँ से जो सेवा करने वाले हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर,
या हमारे जो बहुत सारे मजदूर जाते हैं वहां पर काम करने के लिए, यानी जो नौकरी करने जाते हैं, उनको वहां पर जाना आसान हो जाएगा। भारतीय पेशेवर के लिए बेहतर आवाजाही होगी और भारतीय कंपनियों के लिए 100% एफडीआई। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, किस लिए? क्योंकि अगर एफडीआई वहां पर भारत को 100% करने की अनुमति मिलेगी। एफडीआई का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, हम वहां पर जाकर कंपनियां लगा सकते हैं। अगर हम वहां पर जाकर कंपनियां लगाएंगे तो वहां से जिसके साथ भी ओमान के अच्छे संबंध हैं, तो वहां पर हम बिना किसी प्रतिबंध के आराम से अपना माल पहुंचा सकते हैं, लेकिन है ना, तो वहां से भी हम क्या करेंगे, कमाई करके आ सकते हैं। तो ये सारी बात और आयुष को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने व्यापार किया है। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और ये बैठे किसके साथ हैं? तो ये बिना तारीख वाले सुल्तान के साथ बैठे हैं। तो क्या नाम हुआ इनका? बिन तारिक सुल्तान। चलिए अब बात करते हैं ओमान की। ओमान है कहां पर? तो सबसे पहले हम महाद्वीप देख लेते हैं, क्योंकि आपको महाद्वीप देखने में परेशानी होती है, इसलिए मैं आपके लिए अलग अलग महाद्वीप को लेकर आया हूं। ये देखिए एशिया, ये अफ्रीका पिंक कलर में, यूरोप ये हुआ, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हो गए। तो आज हम किस बात की बात कर रहे हैं? तो आज हम सिर्फ एशिया की ही बात करेंगे। चलिए, ये हो गया हमारा वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में हमें ढूंढना है ओमान। तो ओमान को ढूंढने के लिए हम थोड़ा सा जूम करते हैं और पहुंचते हैं भारत। भारत जहां से हम फ्लाइट पकड़ेंगे और कहां पर चलेंगे? तो वहां पर भारत से चलेंगे ओमान में। भारत के मुंबई के सामने आपको ये जो देश दिख रहा है, इसका नाम है ओमान, है ना। जितनी समय हमें दिल्ली से मुंबई पहुंचने में लगता है, इतनी ही समय में हम मुंबई से ओमान पहुंच जाते हैं। अब ये जो ओमान है, इसकी राजधानी क्या है? मस्कट। राजधानी इसकी मस्कट हो गई। ये मस्कट इसकी राजधानी है। ठीक, अगर मैं बात करूं ओमान की, तो ओमान आपको यही नहीं दिखाई देगा। ओमान जो आपका ये यूएई है, इसके ऊपर एक छोटा सा हिस्सा जो ओमान का ही है। यानी अगर मैं कहूं ईरान के नीचे ये जो जल संधि है, जिसका नाम है हॉर्मुज जल संधि, और ये जो हॉर्मुज जल संधि किसको जोड़ती है? तो ये ओमान की खाड़ी को जोड़ेगी किससे? फारस की खाड़ी से। फारस की खाड़ी से। तो ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ने वाली जो ये हॉर्मुज जल संधि है, ये किन 2 देशों को अलग करती है, यानी किन 2 भूभाग को ये 2 हिस्सों में बांटती है? तो यहां पर उत्तर होगा ईरान और ओमान, क्योंकि ये ईरान और ओमान के बीच में है, ना कि यूएई के बीच में। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत और सऊदी अरब के बीच हस्ताक्षरित वीजा छूट समझौता किन के लिए लागू है? भारत आजकल जो समझौतों की बाढ़ लाए हुए है, उसने एक समझौता और किया है। किससे? तो भारत ने समझौता इस बार किया है सऊदी अरब से। ठीक है, तो सऊदी अरब से एक समझौता और भारत कर लिया है। और लेकिन इस बार ये समझौता किया गया है, कौन सा समझौता है? तो ये समझौता है वीजा छूट। किसका है? वीजा छूट समझौता। अब ये वीजा क्या होता है? वीजा देखो दोस्तों, एक होता है, एक किताब आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है पासपोर्ट। पासपोर्ट क्या है? कि पासपोर्ट आपने सुना होगा, जो लोग विदेश जाते हैं वो पासपोर्ट अपना साथ रखते हैं। पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट एक प्रूफ है, एक आईडी प्रूफ है। ये बताता है आप किस देश के नागरिक हैं। इसका बताने का काम क्या है? कि आप किस देश के नागरिक हैं। यानी अगर आप भारतीय हैं तो आपके पास भारत का पासपोर्ट होगा, तो ये बताता है कि आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन इस पासपोर्ट के बिना आप किसी देश में नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास पासपोर्ट होगा तो आप किसी भी देश में जा सकते हो। इसके द्वारा किसी देश में जाया जा सकता है, लेकिन कब जाया जा सकता है? जब सामने वाला देश आपको मंजूरी दे। क्या दे? अपने यहां आने की मंजूरी दे। और इस मंजूरी को ही हम वीजा कहते हैं। ठीक है, किस मंजूरी को? अपना हमारे यहाँ आपको आना है, इस मंजूरी को वीजा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वीजा। अब
सऊदी अरब ने अपने यहाँ आने के लिए कुछ वीजा छूट दी है। देखो सऊदी अरब जो है यहाँ पर दुनिया से बहुत टूरिस्ट जाते हैं। कारण कारण है वहां पर मक्का मदीना का होना। मक्का मदीना से के कारण वहां पर लोग हज करने जाते हैं, यानी उसको बहुत सारे वीजा रिलीज करने पड़ते हैं। अब क्या है, जैसे ही कोई हमारा सरकारी काम हो या हमारे डिप्लोमेंट हो, जो हमारे राजदूत वहां पर रहते हैं, तो उनको वीजा पाने में बड़ी दिक्कत होती है। इस समस्या को सोल्व करने के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हुआ है। वो समझौता क्या है? वो है वीजा छूट समझौता। तो किसके लिए हुआ है? ये जो हमारे किसके लिए हुआ है? तो ये जो हमारे राजनयिक है। राजनयिक कौन होते हैं? जो हमारे राजदूत होते हैं, यानी हमारे देश के वो अधिकारी जो उस देश के सरकार के साथ डील करते हैं, या जितने भी उस देश के संबंधित काम होंगे वो वहां पर रहकर करेंगे, उनको हम राजदूत कहते हैं। और जो राजनयिक और आधिकारिक आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए, तो जो हमारे सरकारी लोग हैं उनके लिए ये समझौता किया गया है, जिससे उनको काम करने के लिए आने जाने में कोई परेशानी ना हो, फट से जाए और फट से अपना काम करके आ जाए। ठीक है। अब इसके लिए समझौता जो किया गया है, इस पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? तो इस पर हस्ताक्षर किए हैं, ये हैं हमारे सऊदी अरब में राजदूत, और जिनका नाम है इजाज। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है सोहेल एजाज खान। तो भारत की ओर से ये हैं सोहेल एजाज खान। सोहेल एजाज खान ने भारत की ओर से इस पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारत के सऊदी अरब में वर्तमान में राजदूत हैं। वहीं उनकी तरफ से कौन था? तो उनके विदेश मंत्रालय के उपमंत्री, जिनका नाम है अब्दुल मजीद बिन राशिद। इनका नाम क्या है? अब्दुल मजीद बिन राशिद। यार ये जितने भी खाड़ी देश के लोग हैं सब बिन लगाते हैं। बिन का मतलब क्या होता है? बिना किसी के रह सकते हैं, ऐसा क्या? बिन राशिद। तो इन दोनों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इस समझौते की विशेषताएं क्या क्या है? इस समझौते के प्रमुख प्रावधान ये हैं कि भारत और सऊदी अरब एक दूसरे के आपातकालिक वीजा की आवश्यकताओं में आपसी छूट प्रदान करेंगे। यानी जो तत्काल सेवाएं होती हैं उनके लिए ये वीजा में छूट प्रदान की जाएगी, उनको लटकाया नहीं जाएगा। यह छूट केवल राजनयिक, विशेष और आधिकारिक पासपोर्ट के लिए लागू होगी, यानी सभी के लिए लागू नहीं होगी। हम आप जाने लगे तो ना मिलेगा। यह समझौता केवल आधिकारिक यात्राओं तक सीमित होगा। सामान्य पासपोर्ट धारकों दीर्घकालिक प्रवास पर यह लागू नहीं होगा। हमारे पास तो पासपोर्ट भी नहीं, कहां जा सकते हैं भाई अपन? इसका मुख्य उद्देश्य जो देरी होती है उसको कम करना है। चलिए, तो अब हम कहां पहुंचते हैं? अभी ओमान के बगल वाले देश में जाना पड़ेगा, जिसका नाम है सऊदी अरब। और सऊदी अरब के बारे में हम क्या चीज जानते हैं? सऊदी अरब एक प्रायद्वीप पर स्थित है। ये ओमान और सऊदी अरब जिस प्रायद्वीप पर स्थित है उसका नाम है अरब प्रायद्वीप। क्या नाम है इसका? तो अरब प्रायद्वीप इसका नाम है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप होता क्या है? वो जमीन का हिस्सा जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत के ये नीचे वाला हिस्सा भारतीय प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब इस अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो उसका नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब इसका नाम है। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी हम याद रखेंगे रियाद। रियाद यहाँ की राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा रियाल है। ठीक है। और यहाँ के जो प्रिंस हैं यानी राजकुमार हैं, उनका नाम है बिन सलमान। यहाँ पर भी देखो बिन है, सलमान, बिना सलमान के। सलमान तो खुद बिना किसके हैं हमारे यहाँ पे, अकेले हैं। ये भी बिन सलमान है, इनकी तो शादी हुई है पर। ठीक है। तो ये हो गए बिन सलमान, यहाँ के क्या हो गए? प्रिंस हो गए। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या हमारे पढ़ने लायक है। तो यहाँ पर पढ़ने लायक क्या है? यहाँ के रेगिस्तान, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो ये विश्व का एकमात्र देश है जिसमें कोई नदी नहीं है। यहाँ पर कोई नदी नहीं है। रेगिस्तान की बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः 3 रेगिस्तान है।
जिसका नाम है अल नहफूद, अल नहफूद और अल कबीर। क्या नाम है इनका? तो अल नहफूद, अल कबीर, अल कबीर, ये एक हो गया। दूसरा इनका है रब अल खाली, रब अल खाली, एक ये हुआ, और एक है इनका अल दहना। तो ये 3 रेगिस्तान जो यहाँ पर पाए जाते हैं। बात करें दूसरी जल संधि की, तो सऊदी अरब के नीचे है लाल सागर। कौन सा सागर है? लाल सागर। और लाल सागर के बगल में ये है अदन की संधि, अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। और इन दोनों को जोड़ने वाली ये जो जल संधि है, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाब अल मंदेव, बाब अल मंदेव। क्या नाम है इसका? बाब अल मंदेव। किसको जोड़ती है? अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है। और लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने वाली एक नहर है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। और ये किसको काटकर बनाई गई है? तो ये एक पेनिनसुला है, यानी एक प्रायद्वीप को काटकर बनाई गई है, और जिसका नाम है सिनाई। सिनाई प्रायद्वीप को काटकर ये नहर बनाई गई है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपने के लिए चौथी शेरपा बैठक का आयोजन कहां किया गया है? अभी क्या हुआ है दोस्तों? अभी जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स क्या है ये हम बाद में जानते हैं। ब्रिक्स एक उभरती हुई देशों का एक संगठन है, और जो अमेरिका की आंख की किरकिरी है। अभी इसकी जो 2025 में अध्यक्षता हुई, 2025 में इसकी अध्यक्षता वो किसके पास थी? तो इसकी अध्यक्षता थी ब्राजील के पास। किसके पास थी? ब्राजील के पास। अब दिसंबर आने वाला है, तो इसकी अध्यक्षता पूरे 1 साल के लिए होती है। इससे जुड़े जितने भी कार्यक्रम होंगे वो उसी देश में होते हैं। अब इसकी जो अध्यक्षता है, दिसंबर आ गया, तो इसको किसी और को सौंपने का समय था। अब इसके लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक को हम बोलते हैं शेरपाओं की बैठक। शेरपाओं की बैठक। शेरपा क्या होते हैं? यानी एक मुख्य अधिकारी इस सम्मेलन के लिए बनाया जाता है, और वो प्रत्येक देश का एक होता है। यानी हर देश अपने यहाँ पर एक इसके लिए अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त करता है, जिसको हम शेरपा के नाम से जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब हमारे यहाँ पर G20 हुआ था, तो उसका भी एक शेरपा नियुक्त हुआ था। अब इसका भी शेरपा नियुक्त किया गया था। अब इन शेरपाओं की बैठक में जो ब्राजील है, और ब्राजील के शेरपा, क्योंकि यहाँ का सर्वोच्च अधिकारी शेरपा हुआ, तो जो ब्राजील के शेरपा हैं, और उनका नाम है मारिशियो लारियो। मारिशियो लारियो यहाँ के शेरपा हैं। इन्होंने यहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में, अदालत में जज एक हथौड़ा रखता है और ऑर्डर करता रहता है, तो वही हथौड़ा ब्राजील ने किसको सौंपा है? भारत को सौंपा है, जिसे हम ब्रिक्स की गधा कहते हैं। तो मैंने ब्रिक्स की गधा किसको सौंपी है? भारत को सौंपी है। और भारत की ओर से इसको लेने वाले कौन थे? तो जो यहाँ पर भारत के शेरपा थे, और जिनका नाम है भारत के शेरपा, और जिनका नाम है सुधाकर, जिनका नाम है सुधाकर दलैला। सुधाकर दलैला जी ने इसको यहाँ पर अपने पास लिया है, और अब इसकी अध्यक्षता भारत करेगा, जो 2026 में ब्रिक्स का अध्यक्ष होगा। ब्रिक्स का अध्यक्ष भारत होगा। ठीक है, कौन होगा? तो भारत इसका अध्यक्ष होगा। ब्राजील ने अपनी अध्यक्षता भारत को अब सौंप दी है। चलिए, ठीक है, तो ये रहे हमारे शेरपा, और ये हथौड़ा जो आपको इनके हाथ में दिख रहा है, वो भारत ने इनसे ले लिया है, भारत को इन्होंने दे दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। चलिए, यहीं पर ही ब्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रिक्स जो उभरती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन देशों का समूह है। इसकी शुरुआत कब होती है? देखो, एक अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री, जिनका नाम था जिम ओ नील। जिम ओ नील,
इन्होंने सबसे पहले ब्रिक्स की संकल्पना दी। यानी ब्रिक्स की संकल्पना देने वाले कौन थे? ब्रिक्स की संकल्पना देने वाले कौन थे? तो जिम ओ'नील थे। जिम ओ'नील के द्वारा ब्रिक्स की संकल्पना दी गई। यानी सबसे पहले इन्होंने ही कहा था कि अगर ये देश मिल जाए, जिसमें इन्होंने ब्राजील, भारत, चाइना और रूस को कहा, तो ये एक बड़ी काम की अर्थव्यवस्था बनेगी, ऐसा इन्होंने कहा था। इसके बाद 2009 में 4 देश, जिसमें ब्राजील, भारत, रूस और चीन, इन चारों ने मिलकर क्या किया? एक संगठन बनाया, जिसमें ब्राजील का बी, भारत का आई, रूस का आर, सी का चाइना, चाइना का सी, ये मिलकर 2009 में। और इनका पहला सम्मेलन जो हुआ, इनका पहला सम्मेलन कहां पर हुआ? तो याक्टेनबर्ग में हुआ। याक्टेनबर्ग जो कहां पर है? रूस में है। तो इनका पहला सम्मेलन यहां पर होता है। लेकिन 2010 में ही इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो जाता है। साउथ अफ्रीका शामिल हो गया और अब इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम में CS और जुड़ गया और तब से इसका नाम ब्रिक्स है। पहले इसका नाम ब्रिक था, उसके बाद 2010 में इसका नाम ब्रिक्स हो गया। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2009 में 16 जून को 16 जून को याक्टेनबर्ग में इसका पहला सम्मेलन होता है और इस संगठन का गठन किया जाता है। अब इसके बाद 2010 में इसमें ये शामिल हो गया। अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो अगर आपसे इसका कोई मुख्यालय पूछे तो आप बोल देना इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। जहां इसकी अध्यक्षता होती है वहीं 1 साल के लिए इसका मुख्यालय होता है। अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके लिए पूछा जाता है कि ब्रिक्स का बैंक कौन सा है, तो इसका बैंक है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये कहां पर है? ये संघाई चीन में इसका मुख्यालय है। ठीक है, संघाई चीन में इसका मुख्यालय है। ये ब्रिक्स देशों की बैंक है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। जब मोदी जी सत्ता में आए तभी इसकी स्थापना की गई। अब इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 10 सदस्य हैं। 5 सदस्य तो मैंने आपको बता दिए, ब्राजील, भारत, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका। तो ये 5 सदस्य हुए। इसके बाद 2022 में उसमें और कुछ सदस्य जोड़े गए, जिसमें कौन कौन से थे? तो मिस्र, इथोपिया और यूएई। मिस्र, इथोपिया, यूएई। मिस्र, इथोपिया और यूएई। अब कौन सा इसका नवीनतम सदस्य है? और इसका नवीनतम सदस्य है अभी इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया इसका नवीनतम सदस्य है। बाकी सऊदी अरब भी इसमें शामिल है। तो ये इसके 10 सदस्य हो गए। ठीक है, तो इंडोनेशिया इसका सबसे नवीनतम सदस्य हुआ। चलिए, ये इसके सदस्य देश हुए। कौन कौन से हैं? तो ये ब्राजील है। बाकी इसमें अर्जेंटीना को भी शामिल किया गया था, लेकिन अर्जेंटीना ने अमेरिका के दबाव में इसको मना कर दिया। साउथ अफ्रीका हुआ, इथोपिया हुआ, सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, यूएई, भारत, चाइना, रूस। चलिए, ठीक है, आप बात करते हैं ब्राजील की। ब्राजील से पहले ये हमारे 7 महाद्वीप। अब हम जानते हैं जनसंख्या के आधार पर क्रम। जनसंख्या के आधार पर सबसे पहले नंबर पर कौन सा आता है? तो जनसंख्या में सबसे पहला नंबर एशिया का, दूसरा नंबर अफ्रीका का, तीसरे नंबर पर यहाँ पर यूरोप आता है। कौन सा आता है? तो यूरोप। तो 1, 2, 3। उसके बाद पहुंचे हम कहां पर? उत्तरी अमेरिका में। तो इसका नंबर 4 आया। इसके बाद 5वां नंबर है हमारे दक्षिण अमेरिका का और 6ठा नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का और 7वें नंबर अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ प्रयोगशालाएं हैं। बात करें अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल में एक यही है और 2 यही है। यानी पहले 2 स्पोर्ट तो एकदम फ्रीज है। 2 के बाद आता है तीसरा नंबर और ये है उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पर हमारा दक्षिण अमेरिका आता है। ठीक है, तीसरे और चौथे नंबर पर हमारा दक्षिणी अमेरिका आता है। इसके बाद आता है 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, 6ठे नंबर पर यूरोप और 7वें नंबर पर हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ये 7 महाद्वीप।
अब हम कौन से महाद्वीप पे जाने वाले हैं? तो आज हम ब्राजील के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा साउथ अफ्रीका महाद्वीप। ये कहाँ पर है? तो भारत के पश्चिम में अगर चलेंगे तो ये महाद्वीप यहाँ पर पड़ता है। चलिए आपको जूम करके मैं इसको दिखा देता हूँ। चलिए तो साउथ अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। साउथ अमेरिका जो मैंने आपको बता दिया, जनसंख्या में ये चौथे स्थान पर, सॉरी 5वें स्थान पर, और क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर है। ठीक है, अब बात करें इसके कौन कौन सी रेखाएं इससे गुजरती हैं। तो यहां पर आप देखेंगे 23.5 डिग्री साउथ, जिसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। मकर रेखा यहां से गुजरती है। कौन कौन से देशों से गुजरती है? तो सबसे पहले चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील, 4 देशों से गुजरती है। वहीं भूमध्य रेखा भी इससे गुजरती है, और भूमध्य रेखा किससे गुजरेगी? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, यानी ब्राजील से दोनों रेखाएं गुजरती है। उसके बाद बात करें यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यहाँ की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। अमेजन नदी जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। किस आधार पर? तो आयतन के आधार पर, पानी के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगर बात करूं सबसे बड़ी नदी लंबाई के आधार पर कौन सी है, तो नील नदी है। लेकिन उसके पानी ले जाने, किसमें सबसे ज्यादा पानी जाता है? पेन पानी ले जाने की क्षमता के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजोन नदी है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ का जो सर्वोच्च बिंदु है, यानी यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी, उसका नाम है एकांका गुआ। एकांका गुआ जो कहां पर है? जो अर्जेंटीना में है। कहां पर है? तो जो अर्जेंटीना में है, और यहाँ की सर्वोच्च चोटी है एकांका गुआ। ठीक है, तो ये हो गई पूरी जानकारी इसके बारे में। अब बात करें ब्राजील के बारे में। ठीक है, चलिए ब्राजील जिसकी राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। क्या नाम राजधानी है? ब्राजीलिया इसकी राजधानी है। और ब्राजील किस लिए प्रसिद्ध है? विश्व में ये कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कॉफी। और कॉफी भी यहाँ पर कितने प्रकार की पाई जाती है? 2 प्रकार की, अरेबिका और रोबस्टा, 2 प्रकार की कॉफी पाई जाती है। अब यहाँ पर कॉफी में कौन सा शहर ऐसा है जो सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है? तो उस कॉफी का नाम है साओ पोलो। उस शहर का नाम क्या है? साओ पोलो। और साओ पोलो जो शहर है, यहाँ से जो कॉफी का निर्यात है वो सभी विश्व में होता है, यानी पूरे विश्व में इस यहाँ से निर्यात होता है। और यहाँ से निर्यात करने के लिए एक बंदरगाह है जिसका नाम है सेंटोस बंदरगाह। सेंटोस बंदरगाह। अब ये सेंटोस बंदरगाह विश्व में कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो कॉफी के बागान है, कॉफी के बागान, उनको क्या कहा जाता है? कॉफी के बागान को यहाँ पर फेजेंडा नाम दिया गया है। क्या है? फेजेंडा नाम दिया गया है। ठीक है, अब कई बार एग्जामिनर यहाँ पूछता है कि यहाँ पर घास के मैदान कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर अर्जेंटीना के पास आपको पर मिलेगा पंपास। ब्राजील के ये वाले क्षेत्र में पंपास, और वेनेजुएला और ब्राजील के ऊपर वाले क्षेत्र में लानोस। तो ये यहाँ पर घास के मैदान जो पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसमें है यहाँ के मरुस्थल। मरुस्थल, तो 2 मरुस्थल यहाँ पर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। एक यहाँ पर है पेंटागोनिया, पेंटागोनिया, और जो अर्जेंटीना में है, और बोलीविया, पेरू और चिली की सीमा पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है आटाकामा। आटाकामा। यहाँ पर ये जो बोलीविया आपको दिख रहा है, यहाँ पर बोलीविया में एक झील है, उसका नाम है टीटीकाका। और टीटीकाका विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। नौगम्य का मतलब होता है जहां पर आप नाव चला सकते हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ऐसी झील जहां पर आप नाव चला सकते हैं वो है टीटीकाका। अब टीटी, और ब्राजील की जो बोलीविया की राजधानी है उसका नाम है लापाज। लापाज, और लापाज जो है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित
राजधानी है। ठीक है, अब बात करें यहाँ के कुछ ज्वालामुखी पर्वत की, क्योंकि ज्वालामुखी पर्वत हमेशा यहाँ से एग्जाम में बनते रहते हैं, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले चिम्बाराजो, चिम्बाराजो और कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, ये दोनों कहां पर हैं? तो ये दोनों आपको मिलेंगे इक्वाडोर में, इक्वाडोर में। दो ज्वालामुखी चिम्बाराजो और कोटोपैक्सी आपको इक्वाडोर में मिलेंगे। एक है यहाँ पर ओजेस डेल सलाडो, ओजेस डेल सलाडो, और ये कहां पर है? तो ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है ओजेस डेल सलाडो, और ये कहां पर है? ये अर्जेंटीना में। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने आपको सर्वोच्च चोटी बताई एकांकागुआ, ये भी क्या है? एक ज्वालामुखी है। तो ये ज्वालामुखी आप याद रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में लोकसभा में पास हुआ जी राम जी बिल का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, हमारे यहाँ लोकसभा में जो हमारी मोदी सरकार है, उन्होंने एक बिल पेश किया है, बिल पेश किया। और ये बिल किस लिए है? तो आपको मैंने बताया था कि 2005 में हमारे यहाँ एक्ट आया, और उस एक्ट का नाम था नरेगा, नरेगा अधिनियम 2005 में, जिससे हमारे यहाँ क्या होता था, जो हमारे यहाँ ग्रामीण लोग हैं, वहाँ ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिए कि उन्हें साल में इतना रोजगार मिले कि वे अपनी जीविका का अच्छी तरह से सुचारू रूप से चला सके, उसके लिए ये एक्ट लाया गया। और वहां पर रहने वाले जो मजदूर लोग हैं, उनको एक गारंटेड रोजगार की स्कीम चलाई गई। इसमें क्या होता था? तो इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। अगर कोई 100 दिन का रोजगार नहीं पाता तो उसको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता था। ये सरकार की स्कीम थी। उसके बाद समय आता है 2009 का। 2009 में इसका नाम नरेगा से बदलकर कर दिया जाता है मनरेगा। क्या नाम कर दिया जाता है? मनरेगा। अब क्या हुआ? अब भारत कहता है कि भारत को 2047 तक क्या बनना है? विकसित भारत। अभी क्या है? विकासशील है। 2047 तक हमने लक्ष्य रखा है कि हम विकसित देश के तौर पर जाने जाएंगे। इसके लिए जो हमारा ग्रामीण रोजगार है, उसमें भी बदलाव करने की आवश्यकता थी। इसके लिए हमारी सरकार अभी संसद में एक बिल लेकर आई है। ठीक है, संसद में क्या हुआ है? एक बिल लाए हैं, और उस बिल का नाम क्या है? उस बिल का नाम है विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत गारंटी रोजगार, विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण। ये बिल लेके आई है 2025। ठीक है, तो ये बिल हमारी सरकार ने किसमें? हमारे यहाँ पर लोकसभा में पेश किया। अब विकसित का भारत, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म निकाली गई, विकसित का वी, बी का भारत, ग्रामीण का विकसित भारत ग्रामीण का जी, रोजगार का आर, आजीविका का ए, मिशन का एम और ग्रामीण। तो ये इसकी फुल फॉर्म निकाली गई, जिसे जी राम जी के नाम से जाना जा रहा है। जी राम जी के नाम से जाना जा रहा है। और अगर किसी नाम में राम आ जाए तो कांग्रेस को तो मिर्ची लगनी जरूरी है। तो अभी विपक्ष इसका विरोध कर रहा है कि नाम में आपने राम क्यों लगाया? कि भाई सरकार की मंशा है, इतने सारे लोग बहुसंख्यक रहते हैं, तो उनकी भावना का तो ख्याल करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने जी राम जी में राम लगाया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका, चलिए उद्देश्य भी लिख लेते हैं, भावनाओं में बह जाते होंगे ना, पहले हम तो उद्देश्य पर ध्यान देते हैं। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण रोजगार और आजीविका योजनाओं में सुधार लाना। किस क्या है? तो ग्रामीण रोजगार और आजीविका में सुधार लाना, आजीविका में सुधार लाना। अब इसमें बदलाव क्या हुआ है?
इसमें जो 100 दिन का रोजगार था, मिनिमम गारंटी रोजगार था, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो इसको बढ़ाकर 125 दिन का कर दिया गया है। और इसमें जो मजदूरी होगी उसमें भी कुछ बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही क्या कर दिया गया है, पहले ये 100% केंद्र सरकार की योजना थी, अब इसमें राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों के नाम पर इसको कर दिया गया है कि भैया राज्य सिर्फ पैसे ही खाएगा या अपने यहाँ पे लोगों को कुछ देगा भी, तो राज्य सरकार को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। बात करें इसकी, तो रोजगार गारंटी में वृद्धि होगी। गारंटीकृत कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है, यानी 25% इसमें वृद्धि की गई है। कृषि अवकाश, ये जानने वाली बात है। अभी क्या है, हमारे यहाँ किसानों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उनको लेबर नहीं मिल पा रही, उनको अच्छे मजदूर नहीं मिल पा रहे, उनको टाइम पर आदमी नहीं मिल पा रहे। इससे क्या होता है, उनकी फसल की बुआई नहीं हो पाती, और बुआई हो जाती है तो कटाई नहीं हो पाती। तो इसमें इस बात का ध्यान रखते हुए क्या किया गया है कि बुआई और कटाई के चरम मौसम में 60 दिनों का अवकाश रहेगा। यानी जब भी बुआई और कटाई अपने पीक पर होगी तब यहाँ से रोजगार नहीं मिलेगा, यानी 60 दिन की इसमें छुट्टी मिलेगी। आप जाओ अपनी कटाई कर लो और अपनी बुआई कर लो और बाकी लोगों की भी सहायता कर दो। उद्देश्य कृषि के लिए श्रम उपलब्धता को सुनिश्चित करना। ठीक है, नई लागत साझेदारी की व्यवस्था में योजनाओं को सीसीएस बनाया गया, यानी इसमें राज्य सरकार को भी शामिल कर लिया गया है। अगर बात करें वित्त पोषण की, तो 90-10 पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ये सारे राज्य हैं, उसमें 90% तो केंद्र सरकार देगी और 10% उन लोगों को देना होगा जिसमें पूर्वोत्तर के राज्य, हिमालय, जो हिमालय पर बसे हुए हैं, और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश, उनके लिए ये स्कीम होगी कि 90 रुपए सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी, और 10 रुपए उन्हें अपनी जेब से डालने हैं। उसके बाद अन्य जो राज्य होंगे वो 40% पैसा देंगे और 60% फिर भी केंद्र सरकार देगी। 100% केंद्र बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में, जहां पर जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है। हमारे यहाँ विधानसभा कितने केंद्र शासित प्रदेशों में, 3 में है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। इनके अलावा जो और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे चंडीगढ़ हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, लक्षद्वीप हुआ, इनमें 100% जो इसका खर्च है वो केंद्र सरकार उठाने वाली है। मानक बजट आवंटन, इसके लिए बजट भी बनाया जाएगा, और इसका आधार क्या है कि यहाँ पर जो हमारा विकसित भारत है उसके लक्ष्यों को पूरा करना है। मुख्य विशेषताएं क्या होंगी, बायोमेट्रिक उपस्थिति। अभी ऐसा नहीं होगा कि ग्रामीण गांव के प्रधान के पास पैसा जाएगा और वो बांटेगा। अभी क्या होगा, उनके खाते में पैसा जाया करेगा, वो भी किससे, कि जब वो अंगूठे से अपनी उपस्थिति दर्ज करा देंगे कि हाँ जी हम काम पे आ गए। साथ ही एआई आधारित धोखाधड़ी पहचान की जाएगी। ऐसा नहीं होगा घर बैठे आपको पैसा मिले कि आधे तुम ले लो और आधे अधिकारी को खिला दो, वो भी बंद हो जाएगा। जीपीएस की ट्रैकिंग होगी, जो कार्य कर रहे हैं उनको सैटेलाइट के माध्यम से ट्रैक भी किया जाएगा कि आप कार्य कर भी रहे हैं, बैठे बीड़ी ही भी रहे हैं। ठीक है, साप्ताहिक सार्वजनिक डेटा प्रकटीकरण, यानी हर सप्ताह में आपको डेटा को प्रकट करना होगा कितना हमने काम कर लिया। अब बात करें अगर इस बिल की, तो हमारे यहाँ पर संसद के 3 सदन होते हैं, 3 अंग होते हैं। हमारे यहाँ संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अगर हम कोई बिल लोकसभा में पेश करते हैं तो यहां से अगर पास करा लेते हैं तो फिर वो कहां जाता है, राज्यसभा में। राज्यसभा में अगर बहुमत है सरकार के पास, वहां से पास करा लेते हैं, और उसके बाद वो हस्ताक्षरित करने के लिए जाता है राष्ट्रपति जी के पास। अगर राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर कर दें तो वो बिल कानून बन जाता है, और राष्ट्रपति के पास इसके लिए अनुच्छेद 111 में कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, जिनसे वो इसको एक बार लौटा सकती हैं, या उनके पास पॉकेट वीटो की भी इसमें शक्ति है। ठीक है, अगर बात करें हमारे यहाँ पर लोकसभा की, तो हमारे यहाँ लोकसभा को निम्न सदन के रूप में जाना जाता है, जिसमें वर्तमान में 543 सदस्य हैं अधिकतम। अगर यहाँ पर जाने की उम्र एमपी की कितनी होती है, तो 25 वर्ष होती है, और यहाँ के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं अधिकतर, सामान्यतः, क्योंकि मुखिया प्रधानमंत्री इसलिए कि यहाँ पर वो चुनाव लड़कर आते हैं। राज्यसभा की बात करें तो वर्तमान में इसमें 245 सीट है, और इसे उच्च सदन के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर एमपी बनने के लिए आपकी
मिनिमम उम्र 30 साल होनी चाहिए। मुखिया इसके उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी यहाँ पर जो उनका अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति का मतलब ये होता है कि अगर आप उपराष्ट्रपति के पद पर चुने गए हो, ये आपने देखा राज्यसभा, ये मान लीजिए लोकसभा है, और यहाँ पर ये जो बंदा बैठा है लोकसभा में, जिसे हम अध्यक्ष के तौर पर जानते हैं, उनका चुनाव इन लोगों के बीच से किया जाता है, यानी ये वोट करेंगे और अपने अध्यक्ष को चुनेंगे। लेकिन अगर बात करूं राज्यसभा में, जो यहाँ पर बंदा बैठेगा, उसका चुनाव कैसे होता है, तो उसका चुनाव ये लोग नहीं करते, यानी राज्यसभा के लोग नहीं करते, इसका चुनाव राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के तौर पर किया जाता है। यानी जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होगा उसके लिए ये सीट रिजर्व होगी, चुनाव वहां होगा और ये बैठेगा यहाँ पर आकर। इन लोगों को अधिकार नहीं है कि यहाँ पर ये अपना अध्यक्ष चुन सके, इसलिए यहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं, ये जो सभापति होते हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, तो ये भी 5 वर्ष तक ही इस पद पर कार्य कर पाते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में, हमारे राष्ट्र का प्रमुख है, 35 साल की उम्र, भारत का नागरिक हो, और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क ने हाल ही में किस देश से कैप्चिन बंदरों को आयात किया है? अभी क्या हुआ है, हमारे यहाँ आपने देखा ही था, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका से पहले हम क्या लेके आए थे, चीते लेके आए थे। अब हमने क्या किया है, इस बार हमने दक्षिण अफ्रीका को फिर से दस्तक दी और कहा भाई चीते तो तुमने दे दिए, लेकिन चीतों को चिढ़ाने के लिए बंदर भी चाहिए। तो इस बार हम 8 बंदर लेकर आ रहे हैं, जिसमें 8 में से 4 नर प्लस 4 मादा, है ना, 4 नर होंगे 4 मादा होंगे, यानी पूरे जोड़े के साथ ये बंदर आ रहे हैं, है ना, पति पत्नी सब साथ में आएंगे। ठीक, तो 4 नर 4 मादाओं को हम कहां से लेकर आए हैं, दक्षिण अफ्रीका से लेकर आए हैं। अब इनको लेकर कहां आया जाएगा, तो हमारे यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में बेंगलुरु के पास एक बायोलॉजिकल पार्क है जिसका नाम है बनेरघट्टा। बेंगलुरु के पास बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है, यहां पर इनको रखा जाएगा। ठीक है, या जैविक उद्यान है, जैविक उद्यान यहां पर इनको लाया जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से हम इनको बनेरघट्टा जैविक उद्यान में लेके आने वाले हैं। ये जो 8 बंदर हैं, ये कैसे बंदर हैं, तो ये ब्लैक, इनका जो चेहरा है वो कैसा है, काला है, ब्लैक कैप्ड कैपिचिन बंदर है। ठीक है, इनको ब्लैक कैप्ड कैपिचिन बंदर के नाम से जाना जाता है। अगर बात करूं इनके वैज्ञानिक नाम का, इनका वैज्ञानिक नाम का क्या होगा, तो इनका वैज्ञानिक नाम है स्पाजूस अपीला, इनका वैज्ञानिक नाम होगा। तो कई बार एग्जामिनर आपसे वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकता है, तो आप इनको याद रखेंगे। अब ये आने वाले कहां पर है, तो दक्षिण अफ्रीका से सीधी फ्लाइट लेकर ये पहुंचेंगे बेंगलोर, और बेंगलोर में जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कैंपागोड़ा हवाई अड्डे पर ये उतरने वाले हैं। 4 नर 4 मादा जोड़े के साथ यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, इनका जो आयात किया जा रहा है वो किस आधार पर किया जा रहा है, तो इनका जो आयात भारत में किया गया है, यानी भारत में ये जो लाए गए हैं वो पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत लाए गए हैं। पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत इनको लाया गया है। ठीक है, पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत इनको यहाँ पर लाया गया है। चलिए, ये है बंदर जो यहाँ पर आने वाला है। यार हमारे यहाँ तो गाँव में बहुत बंदर है, लोग परेशान है, पता नहीं इनको क्यों लेके आ रहे हैं। अरे पहले उन्हीं की नसबंदी करा लो, हर 3-4 महीने में वो फिर से किसी बंदर को जन्म दे देते हैं। हर साल में एक बंदरिया जो है 3 बार बच्चों को जन्म दे देती है। अब बोलो 3 बार है या 4 बार है, देखना पड़ेगा, लेकिन 3 बार से कम तो देती नहीं। अब इतने बंदर हो गए हैं तो वैसे ही खतरा रहता है, और कुत्ते से भी ज्यादा खतरनाक होता है इनका काटा हुआ। अगर इनका काट लिया आपने तो रेबीज कुत्ते की तुलना में बहुत अधिक तेजी से बढ़ता है, तो बच के रहिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कहां पर, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीका
एक बार फिर से रिवीजन करेंगे अफ्रीका का, चलिए कर लेते हैं भाई। अफ्रीका जो अफ्रीका के एकदम सबसे दक्षिण में है, दक्षिण अफ्रीका जो इसके एकदम दक्षिण में है, इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी केप टाउन है। वैसे तो यहाँ की 3 राजधानी है, पर केप टाउन आप याद रखेंगे, केप टाउन यहाँ की राजधानी है। यहाँ पर दो, साउथ अफ्रीका के बीच में दो आपको देश देखने को मिलेंगे, एक लुसोथो और एक स्वाजीलैंड। लुसोथो और स्वाजीलैंड साउथ दक्षिण अफ्रीका के अंदर देश है। जैसे हमारे बीच में एमपी पड़ता है, ऐसे यहाँ पर दो देश पड़ते हैं जो इसके बीच में है, जिसका नाम लुसोथो और स्वाजीलैंड है। ठीक है, ये तो हो गई इसके बारे में जानकारी। अगर हम चलिए साउथ अफ्रीका फिर कभी पढ़ेंगे, बहुत बार मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं हम किसको, कर्नाटक को देख लेते हैं। कर्नाटक को देखे हुए काफी दिन हो गए, तो कर्नाटक को एक बार पढ़ लेते हैं। कर्नाटक, ये रहा कर्नाटक। अगर बात करूं इसके पड़ोसी राज्यों की, तो ऊपर महाराष्ट्र है, इधर तेलंगाना, इधर आंध्र प्रदेश, नीचे तमिल और ये केरल, और यहाँ पर क्या है, कर्नाटक के पास में ये है गोवा। ठीक है, बात करें इसकी राजधानी की, तो राजधानी है इसकी बेंगलोर, बेंगलुरु इसकी राजधानी है। और यहाँ पर हवाई अड्डा मैंने आपको बता ही दिया, कैंपागोड़ा यहाँ का हवाई अड्डा है। अगर राज्यपाल, राज्यपाल है यहाँ के थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ के सीएम सिद्धारमैया हैं, सिद्धारमैया। ठीक है, तो ये यहाँ के सीएम है। बात करें यहाँ के नृत्यों की, तो यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध है वो है यक्षगान। यक्षगान को आप परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्क कर लीजिए। यक्षगान कहाँ का है, तो ये कर्नाटक का है। फिर है कुनीता और कुर्गा, कुनीता, कुर्गा, यक्षगान और लांबी, ये यहाँ के नेशनल पार्क, सॉरी नृत्य है। बात करें नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क यहाँ पर 4 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, नागरहोल, नागरहोल, बांदीपुर, बनेरघट्टा, जो अभी बनेरघट्टा मैंने आपको पढ़ाया वो बनेरघट्टा, अंसी, नागरहोल, बनेरघट्टा, बांदीपुर, अंसी और मुद्दुमलाई, तो ये यहाँ के नेशनल पार्क हुए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत का पहला समर्पित वन फॉरेस्ट विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है, तो चलिए आज अपने यूपी को भी देख लेते हैं। दोस्तों, भारत का पहला कैसा वन समर्पित, जो वनों को समर्पित हो, वनों को समर्पित वन विश्वविद्यालय, वन विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया है, तो ये खोला गया है उत्तर प्रदेश में, जो योगी जी की नगरी है गोरखपुर, गोरखपुर में खोला गया है। किसके पास है, तो गोरखपुर में एक है जटायु संरक्षण केंद्र, जटायु संरक्षण केंद्र, इसके पास में इसको खोला गया है। जटायु संरक्षण केंद्र जो किसमें, जिसमें गिद्धों की संरक्षण के लिए बनाया गया था, उसी के पास में वन समर्पित विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, गोरखपुर। गोरखपुर में ये खुलने जा रहा है। इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे जो पर्यावरण संबंधी जितने भी कार्यक्रम हैं, पर्यावरण संबंधी जो पढ़ाई है, वो यहाँ पर कराई जाएगी। इसके अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो इसका जो परिसर बनने वाला है, जो 125 एकड़ में इसका क्षेत्रफल में ये परिसर बनने वाला है। ठीक है, निकटवर्ती क्या होगा, जटायु संरक्षण केंद्र इसके निकट में होगा। इसमें सुविधाएं क्या क्या होंगी, सुविधाएं अगर बात करें यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं होंगी, तो यहाँ पर आपको शैक्षणिक भवन मिलेंगे, शोध प्रयोगशालाएं मिलेंगी, और छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग आवास मिलेंगे। क्या मिलेंगे, तो शोधशालाएं, शिक्षण, 500 छात्रों का क्या मिलेगा, हॉस्टल मिलेगा, यानी 500 छात्रों के लिए यहाँ पर क्या मिलेगा, छात्रावास मिलेगा। ठीक है, और छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग यहाँ पर आवास भी उपलब्ध होंगे इन 500 आवासों में।
तो ये सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो वन के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, तो ये विश्वविद्यालय ऐसा होगा और यहाँ पर ये बनाया जाएगा जिसमें आपको वन संबंधी और पर्यावरण संबंधी जितनी भी पढ़ाई है वो यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश जो भारत के उत्तर में स्थित है। भारत के उत्तर में कहां पर है? तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर इसकी बात करें सीमाओं की, तो एक देश से ये सीमा साझा करता है और उसका नाम है नेपाल। किससे सीमा साझा करता है? तो नेपाल से सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कौन कौन से राज्यों से, तो इसकी सबसे छोटी सीमा मिलती है हिमाचल प्रदेश से और उत्तराखंड से मिलती है। यहाँ पर हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से। ठीक है, तो इतने राज्यों से ये सीमा साझा करता है। तो कितने राज्य हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है दिल्ली, और एक देश जिसका नाम है नेपाल से सीमा साझा करता है। अब इसका हम देख लेते हैं जूम करके रूप उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में से जो आपसे बनने वाले क्वेश्चन है वो है इसके निकटवर्ती जिले जो अन्य राज्यों से सीमा साझा करते हैं। जैसे आपको याद रखना होगा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादनगर और रामपुर, ये और बरेली और पीलीभीत, ये किससे सीमा साझा कर रहे हैं? उत्तराखंड से। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये किससे सीमा साझा करते हैं? तो ये सीमा साझा करते हैं नेपाल से। उसके बाद महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र ये बिहार से करते हैं। सोनभद्र ही झारखंड से करता है। सोनभद्र ही छत्तीसगढ़ से करता है। सोनभद्र ही एमपी से भी सीमा साझा करता है। एमपी से मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर और जालौन से सीमा साझा करते हैं। साथ ही आगरा भी इससे सीमा साझा करता है। राजस्थान से मथुरा और आगरा 2 राज्य सीमा साझा करते हैं। उसके बाद हरियाणा से गौतम बुद्ध नगर, बागपत, गाजियाबाद नहीं करता, ये याद रखेंगे। शामली और सहारनपुर, सहारनपुर भी कितने प्रदेशों से करता है? तो इधर उत्तराखंड से मिल रहा है, उधर हिमाचल से मिल रहा है और इधर हरियाणा से ये बॉर्डर साझा करता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए यूपी के बारे में और जो संबंधित प्रश्न है वो भी हम देख लेते हैं। यूपी में जिले कितने हैं? तो जिले हैं यहाँ पर 75 और जो 76वां जिला बनने जा रहा है उसका नाम होगा कल्याण सिंह नगर। कल्याण सिंह नगर, और ये कहां पर बनेगा? तो ये अलीगढ़ और बुलंदशहर का कुछ क्षेत्र लेकर बनाया जाएगा। बात करें यहाँ के सीएम की, तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है, योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। ठीक है, यहाँ की बात करें अगर सीटों की, तो लोकसभा में यहाँ से 80 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 31 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ पर 403 सीटें हैं और विधान परिषद की यहाँ पर 100 सीटें हैं। ठीक है, तो ये हुई इनकी बारे में सीटों के बारे में जानकारी। अब बात करें अगर यहाँ पर कि यहाँ का राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु यहाँ का बारहसिंगा है। कौन है? बारहसिंगा का राजकीय पशु है। राजकीय पेड़ कौन सा है? तो अशोक है। राजकीय फूल कौन सा है? तो पलाश है। ठीक है, जलीय जीव, राजकीय जलीय जीव तो वो गंगा डॉल्फिन है। गंगा की जो डॉल्फिन है वो इनकी राजकीय जलीय जीव है। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ के नृत्यों की, तो रासलीला, उसके बाद नौटंकी, रासलीला, नौटंकी, थाली पोता, झोरा, ये यहाँ के नृत्य हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अब पढ़ते हैं गोवा मुक्ति दिवस के बारे में। दोस्तों हमारे यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है गोवा, और गोवा ऐसा राज्य है जो अंग्रेजों के आने से पहले ही पुर्तगालियों के अधीन था।
तो ये किसके अधीन रहा था? पुर्तगालियों के अधीन रहा। कब से कब तक? तो पुर्तगालियों में 1510 में इस पर कब्जा किया था। ठीक है, 1510 में इनका गवर्नर कौन था? तो उस समय गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुक। अल्फांसो डी अल्बुक। अल्फांसो डी अल्बुक ने इस पर कब्जा किया था। उसके बाद 1530 में इसको राजधानी बनाया गया, और राजधानी बनाने के समय इनका जो गवर्नर था उसका नाम था नीनो डी कोना। नीनो डी कोना इनका गवर्नर था। तो तब से ये हमारे यहाँ पर अधीन रहा है किसके? पुर्तगालियों पे। उसके बाद जब 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन पुर्तगाल अधीन था। इसको पुर्तगालियों से आजाद कराया गया 1961 में। 1961 में हमने एक ऑपरेशन चलाया और जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय यहाँ पर चलाया गया, और उसके द्वारा 1961 में इसको पुर्तगालियों से हमने छीन लिया गया। उसके लिए जो हमने ऑपरेशन चलाया 1961 में, ऑपरेशन विजय, तब से 1961 से इसे हमने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लेकिन 1987 में हमने एक संविधान संशोधन किया जिसका नाम था 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने इसको क्या किया? एक राज्य का दर्जा दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा इसको 30 मई 1967 को मिला। तो जब ये 1961 में आजाद हुआ था, उस समय तारीख थी 19 दिसंबर। तो आज 19 दिसंबर में हम क्या मनाते हैं? विजय दिवस मनाते हैं, या गोवा मुक्ति दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको गोवा मुक्ति दिवस से संबंधित हो गई। तो हमने गोवा लिबरेशन डे 2025 इस बार मनाया है। बात करें अगर गोवा की, तो गोवा हमारे पश्चिमी, कहां पर है? तो हमारी पश्चिमी तट पर स्थित एक छोटा सा राज्य है, और इसकी सीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक से मिलती है। गोवा की राजधानी पणजी है। पणजी यहाँ की राजधानी है। वर्तमान में अगर सीएम की बात करें तो कौन है? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम है। और राज्यपाल का नाम तो आप यहाँ के भूले नहीं होंगे। अगर भूल गए होंगे तो एक बार मैं पहला वर्ड लिखूंगा, शायद आपको याद आ जाए। राज्यपाल है इनके पशुपति। क्या नाम है इनका? पशुपति अशोक। पशुपति अशोक और गजपति राजू। जिनको पहला शब्द ही लिखते ही याद हो गया, वो कृपया वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं, बिना लाइक करके मत जाया करो। ठीक है, तो ये इनके क्या हुए? राज्यपाल हो गए। ठीक, अब इसके बाद बात करें यहाँ की भाषाओं की। यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो बॉम्बे लगता है। हाई कोर्ट कौन सा है? यहाँ का हाई कोर्ट बॉम्बे है। और यहाँ के जो भाषाएं हैं वो कौन सी है? तो कोंकणी, कोंकणी, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और पुर्तगाली। इतनी सारी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। पुर्तगाली, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी और कोंकणी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। बात करें यहाँ के नृत्यों की, तो कौन कौन से डांस ये करते हैं? क्योंकि गोवा डांस के लिए तो प्रसिद्ध ही है कि नहीं? पीने और नाचने ही तो जाते हैं लोग यहाँ पर। तो यहाँ का जो नाच है वो है कुंभी। कौन सा? कुंभी, मांडी। ठीक है, कि ये तो हमें आते ही नहीं आते तो क्या करें? ये तो नाचेंगे भाई इसी पे। कुंभी, मांडी, झोरा। कौन सा है? तो झागोर। झागोर। तो ये यहाँ के नृत्य हुए। बात करें यहाँ के अगर नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क यहाँ पर दो हैं। एक का नाम है मोलेम और एक का नाम है महावीर। मोलेन और महावीर, दो यहाँ पर नेशनल पार्क पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत टैक्सी का पायलट संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर दो राज्य हैं जहां पर पायलट टैक्सी का संचालन शुरू किया गया है, और वो है दिल्ली, गुजरात। अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर टैक्सी की दो कंपनियां बड़ी प्रसिद्ध है, एक का नाम ओला और एक का नाम उबर। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है कि नई ऐसी टैक्सी की एक
स्कीम लेके आई है जिसमें प्राइवेट जो टैक्सी वाले होंगे वो जुड़ेंगे और उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आप अभी क्या करते हैं, ओला या उबर में अपनी टैक्सी लगाते हैं तो कुछ पैसा ओला और उबर वाले भी रख लेते हैं, यानी आपको पूरा पैसा नहीं मिल पाता। अब सरकार करने जा रही है कि सिर्फ हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड रहिए और रजिस्टर्ड मिलने के बाद जो पैसा कस्टमर से मिलेगा वो पूरा पैसा आपको दे दिया जाएगा। तो ये एक सरकारी कंपनी होगी जो क्या करेगी, अब टैक्सी का काम भी करेगी। तो दिल्ली और गुजरात में होने वाला है और इसके लिए जो अभी है दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है, पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो पायलट प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया गया, दिल्ली में, और ये दिसंबर 2025 से शुरू कर दिया गया है। ठीक है, दिसंबर 2025 से दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है और आशा है कि जनवरी 2026 में एनसीआर क्षेत्र में हम इन टैक्सियों को चालू कर देंगे। ठीक है, चालू कर देंगे, ऐसी हमने उम्मीद लगाई है। इसमें कुछ न्यूनतम किराए भी रखे गए हैं, जैसे न्यूनतम किराया 30 रुपए, कितना, लगभग 4 किलोमीटर तक। अगर 4 किलोमीटर तक आपको जाना है, चाहे 1 किलोमीटर चाहे 2 किलोमीटर जाए, आपको 30 रुपए तो देने ही होंगे। अगर बात करें 4 से 12 किलोमीटर तक, अगर आप 4 से 12 किलोमीटर तक जाते हैं तो आपको 23 रुपए प्रति किलोमीटर देने होंगे। ठीक है, अगर आप 12 से अधिक जाते हैं तो 12 किलोमीटर से अधिक अगर आप जाएंगे तो उसके लिए आपको किराया देना होगा 18 रुपए पर किलोमीटर, 18 रुपए पर किलोमीटर का किराया आपको देना होगा। तो दिल्ली और गुजरात में शुरू होने वाली है टैक्सी सेवा, जो सरकारी टैक्सी सेवा होगी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 कौन सी टीम जीती है? तो अभी क्या हुआ है, हमारे यहाँ एक क्रिकेट का टूर्नामेंट है जिसे बोलते हैं हम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, और इस बार कौन सी थी, तो 2025-26 थी। एक बात इसमें ध्यान रखेंगे, ये T20 यानी 20-20 ओवर के मैच इसमें खेले जाते हैं और इसका जो फाइनल हुआ था वो झारखंड वर्सेस झारखंड, और झारखंड के साथ जो यहाँ पर खेला था उसका नाम था हरियाणा। झारखंड और हरियाणा के बीच ये मैच खेला गया, इसमें झारखंड विजेता रहा और इसके जो कप्तान थे उनका नाम था ईशान किशन, और इन्होंने इस मैच में शतक भी लगाया। तो ईशान किशन, और ये विजेता हुआ। हरियाणा की टीम 162 रन ही पर ऑल आउट हो गई, जबकि झारखंड ने यहाँ पर, झारखंड की टीम ने बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 262 रन बनाए थे, लगभग 262 रन इन्होंने बनाए थे, 162 पर ही ये सिमट गई। ठीक है, ये मैच कहाँ खेला गया, तो पुणे के एमसीए ग्राउंड में, एमसीए स्टेडियम में ये फाइनल मैच का आयोजन किया गया था। अब क्रिकेट में आपको जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में ज्यादातर वो है इनकी ट्रॉफी से संबंधित। तो क्रिकेट की ट्रॉफी कौन कौन सी है भारत में, आप ये लिख लीजिए। क्रिकेट की ट्रॉफी भारत में कौन कौन सी ट्रॉफी खेली जाती है, तो एक है दिलीप ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली, उसके बाद ईरानी कप, उसके बाद रणजी, सैयद मुश्ताक अली, दिलीप, ईरानी, रणजी, विजय हजारे, तो ये ट्रॉफियां खेली जाती हैं भारत में क्रिकेट के लिए। तो अभी झारखंड जीत गई और ये है इनके कप्तान जिनका नाम है ईशान किशन। तो ये ईशान किशन है जो जीत गए। हाल ही में NCAER के ने किसे महानिदेशक नियुक्त किया है, तो हमारे यहाँ पर जो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च है, नेशनल काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च, उसके जो मुख्य महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं यानी MD जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है सुरेश गोयल।
कौन नियुक्त किए हैं? तो सुरेश गोयल को हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो सुरेश गोयल जी का चेहरा एक बार देखते हुए जाते हैं। तो ये हैं सुरेश गोयल जी, जिन्हें हाल ही में इसका एमडी नियुक्त किया गया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करते हैं आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।